नमस्कार। इकोनॉमी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में इकोनॉमी से संबंधित जो शब्दावली होंगे, इकोनॉमी से संबंधित जो न्यूज होंगे, समाचार होंगे, उसका जो महत्वपूर्ण शीर्षक होगा उस शीर्षक को आधार बनाते हुए हम लोग कोशिश करेंगे डेली इस पे चर्चा करने का। जैसा कि आज का जो हम लोग न्यूज़पेपर का जो हेडिंग लिए हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित शीर्षक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर जो है वो अपना हेडिंग बनाया है कि विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाया। उसी को दैनिक जागरण ने हेडिंग बनाया है विश्व बैंक ने भी घटाया विकास दर का अनुमान। उसी न्यूज को फिनेंशियल एक्सप्रेस ने वर्ल्ड बैंक लोअर्स इंडिया ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 to 6.3%। इन्हीं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले दिन जो 23 अप्रैल को आईएमएफ के द्वारा भारत का जीडीपी ग्रोथ का जो एस्टिमेशन किया गया, कल पिछले दिन जो किया गया था, उसमें कहा गया था कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 6.2% के दर से बढ़ेगा, जबकि यही आईएमएफ ने कुछ दिन पहले एस्टिमेट किया था कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% की दर से बढ़ेगा। लेकिन आईएमएफ ने उसमें भी कुछ सुधार करते हुए आईएमएफ का अब कहना है कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 6.2, जबकि विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 6.3। अब ये भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को घटाने के पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो टैरिफ को लेकर के देशों के बीच में जो एक विवाद जो बना हुआ है, मुद्दा जो बना हुआ है, उसी के वजह से ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने अपना भारत के संदर्भ में इकोनॉमिक ग्रोथ के एस्टीमेट को कम बता रहा है। दूसरे तरफ फिर जब फिनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को देखते हैं, इसमें जैसा कि यहाँ पे चर्चा किया गया है कि इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट्स नैरोड अबाउट 1%, यानी कि कहा जा रहा है कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स है यह जीडीपी का 1% की बात कही गई है। दूसरे तरफ फिर देखेंगे कि यहाँ पे न्यूज़पेपर फिनेंशियल एक्सप्रेस में कहा गया है कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट की जो बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि 2 से लेकर के 6% के बीच में जो उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया था, और उन्होंने कहा था कि भारत में अगर इन्फ्लेशन की दर 2 से 6 के बीच में रहती है तो यह भारत जैसे अर्थव्यवस्था के लिए, भारत जैसे देश के लिए यह एक अच्छी अवस्था होगी। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि भारत का जो इन्फ्लेशन की दर है औसत, वह उर्जित पटेल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सही है। दूसरे तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यूज बना है कि 2024 में अगर पूरे विश्व की बात करेंगे तो एक कंपनी पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने के लिए जो सबसे पहले संपत्ति में कमी ला करके, यानी कि संपत्ति को डाइल्यूट करके, एसेट्स को डाइल्यूट करके जो पूंजी बाजार से फंड इकट्ठा करती है, उसके लिए सबसे पहले जो हथियार का प्रयोग करती है, जिसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज फिनेंशियल एक्सप्रेस ने बनाया है कि पूरे विश्व में भारत सेकेंड पोजीशन पर है, जो कि पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने के लिए आईपीओ का प्रयोग कर रही है। सबसे पहला देश है अमेरिका। दूसरी तरफ यहाँ फिर आते हैं तो विश्व बैंक का कहना है कि 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की, विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए 25-26 के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान रखा था वह 6.7% रखा था, इसको घटा करके 6.3 कर दिया। तो ये आप लोग इस डाटा को याद रखेंगे कि आईएमएफ का क्या था, तो 6.5 था, जिसको संशोधित करके 6.2 कर दिया है।
वर्ल्ड बैंक का 6.7 था, जिसको घटा करके 6.3 कर दिया है। तो ये डाटा हम लोग इसको याद करने हैं। अब दूसरे तरफ फिर यहाँ पे देखा जा रहा है कि भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को ये अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा कम बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा। इसके बावजूद भी भारत पूरे विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि चूंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। यही सब की चर्चा यहाँ पे की गई है कि भारत में कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से भारत में एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा। और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने के पीछे कारण क्या है कि भारत सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर में कटौती, जो पहले 7 लाख तक टैक्स एक्सम्पशंस था, उस 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है, जिससे लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे लोगों का एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होगा, परचेजिंग पावर में वृद्धि होगा, जिससे निजी उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। और यही निजी उपभोग को बढ़ावा मिलने की वजह से भारत में जो मंदी की जब हम बात करते हैं तो जैसा अभी चर्चा किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर मंदी की संभावना है, लेकिन हम लोग के देश में इस मंदी का प्रभाव कम होता हुआ दिखेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि ये बिहार से संबंधित एक न्यूज है कि दैनिक जागरण में एक न्यूज बनाया गया है कि बिहार पर कर्ज पूरा फिर भी बोझ 2 दशक पहले से कम। यानी कहने का मतलब है कि जैसा कि वो जानते होंगे कि एक डेट जीडीपी रेशियो इसका कहने का मतलब है कि किसी भी देश पर या किसी भी राज्य पर टोटल कर्जा जीडीपी के अनुपात में कितना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 25-26 में डेट जीडीपी रेशियो की जो बात की गई है ये 37.04% चर्चा की गई है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इससे पहले कुछ बात करना चाहेंगे कि 2002-03 में सरकार पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए एफआरबीएन एक्ट कानून बनाया गया। और इस एफआरबीएन एक्ट कानून की समीक्षा के लिए मई 2016 में एनके सिंह की अध्यक्षता में एनके सिंह जो बिहार से बिलोंग करते हैं और यह भारत सरकार के पूर्व राजस्व एवं व्यय सचिव रह चुके हैं, तथा राजस्व एवं व्यय सचिव रहने के उपरांत जब उनकी रिटायरमेंट होती है तो यह जदयू पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इसके बाद 2014 में इन्होंने जदयू को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया और पुनः 2016 में इनको एफआरबीएन जो कानून था इस कानून की समीक्षा के लिए इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। और फिर आगे चल के आप लोग जानते होंगे इनके बारे में कि ये 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष भी फिर बने हैं। तो इनके द्वारा जो वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो एफआरबीएन एक्ट बना था, इस एक्ट की समीक्षा के लिए जो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, इन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक राजकोषीय प्रदर्शन मापने के लिए जो डेट जीडीपी का प्रयोग करने की बात कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 22-23 तक डेट जीडीपी 60% होना चाहिए, डेट जीडीपी रेशियो 60% होना चाहिए, जिसमें केंद्र के लिए 40% तथा राज्यों के लिए 20% उन्होंने चर्चा किया था। अगर इस एफआरबीएन यानी कि आर्थिक समीक्षा ये जो एफआरबीएन की जो समीक्षा हुई है, इस समीक्षा के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो बिहार अभी 37.0% बिहार का डेट जीडीपी रेशियो है, जबकि होना कितना चाहिए था 20%। तो हम लोग अभी यहाँ से काफी दूर हैं। दूसरी बात इसमें एक और जो नोट किया गया है कि 1990-91 में बिहार का जीडीपी
22,787 करोड़ रुपए का था। 22,787 करोड़ रुपए का था, जबकि वर्तमान समय में अगर देखते हैं तो 10,97,264 करोड़ रुपया का जीडीपी है। यानी कि उस समय से लेकर के आज अगर देखें तो 15 गुना बिहार के जीडीपी में वृद्धि हुई है। यही 10,97,000 का 37.04% इक्वल टू कितना है, 40,447 करोड़ रुपया है। यानी कि बिहार पे वर्तमान में फिनेंशियल 25-26 में 4,06,476 करोड़ रुपया कर्जा है, जो बिहार के जीडीपी का 37.04% है। फिर अगला पेज पे हम लोग देखते हैं कि एमएसएमई को 100 अरब डॉलर निर्यात का मौका, यानी कि यहाँ पे चर्चा किया है कि अमेरिका 148 अरब डॉलर के रोजमर्रा के सामान का आयात करता है और चीन की हिस्सेदारी 72% है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यूएसए रोजमर्रा के सामान 148 अरब डॉलर का आयात करता है। इस 148 करोड़ का 72% आयात किससे वो करता है, चाइना से करता है। यानी कि अमेरिका का चाइना के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, डेफिसिट्स होगा। तो अमेरिका, जैसा कि आप लोग इस बीच में सुने होंगे कि अमेरिका ने चाइनीज उत्पाद पे करीब 145% टैरिफ लगा दिया है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि चीन की वस्तुओं पर अमेरिका ने 145% शुल्क तथा भारत से जाने वाली सामान पे 10% शुल्क लगाता है। अब जैसे ही अमेरिका ने चाइना के प्रोडक्ट पे जब टैरिफ ज्यादा लगाएगा, शुल्क ज्यादा लगाएगा, तो चाइनीज जो प्रोडक्ट होगा, चाइना की जो वस्तु होगी, अमेरिका में क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो अमेरिका में उस वस्तु का डिमांड क्या होगा, कम होगा। और भारत से जब वस्तु चाइना में बिकने जाएगी तो भारत की वस्तु अमेरिका में चाइना वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सस्ता होगा। यानी कि भारतीय वस्तु का डिमांड क्या होगा, मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब भारतीय वस्तु की मांग में वृद्धि होगी तो भारत में ये जो वस्तु एवं सेवा है, जो कि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्रों में जो उत्पादित किया जाता है, इससे एमएसएमई उद्योगों को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि एमएसएमई को 100 अरब डॉलर निर्यात का मौका मिलने की संभावना है। अगर पूरा देखा जाए तो रोजमर्रा के सामान में 148 अरब डॉलर के आयात में 4.3 अरब डॉलर के साथ भारत का हिस्सेदारी 2.9 है। यानी कहने का मतलब ये है कि 148 अरब डॉलर का सामान आयात करता है अमेरिका, जिसमें से 72% हिस्सेदारी है चाइना का, और भारत की हिस्सेदारी कितना है, 2.9%। जैसे ही अमेरिका चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ बढ़ाएगा तो भारत की हिस्सेदारी में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है सरप्लस है, यानी कि हम लोग अमेरिका को निर्यात ज्यादा करते हैं और अमेरिका से आयात कम करते हैं। तो जैसे ही चाइनीज प्रोडक्ट पे अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो हम लोगों का और बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि हमारा निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा, और आयात तो हम लोग का अमेरिका से कम ही होता है। हम लोग नेक्स्ट सीरीज में फिर इसी प्रकार जो कल का जो पेपर का हेडलाइंस होगा उस हेडलाइंस की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।